सो अब इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है उसके ऊपर एक CFT अप्लाई करने का या फिर डिफ़ाइन करने का एक तरीका जो है वो स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेडियल क्वांटाइजेशन। सो रेडियल क्वांटाइजेशन को जो स्टडी करने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन हो और यूक्लिडियन आपके पास टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो उसमें टाइम की सेंस बनाना जो है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ये कहना ज़रा मुश्किल है कि अगर आपके पास सपोज़ करो कि इस तरह का एक टू डायमेंशनल प्लेन हो, ठीक है, तो टाइम जो है वो किस तरफ इंक्रीज़ कर रहा है या किस तरफ डिक्रीज़ कर रहा है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारी की सारी जो थेरी है ये यूक्लिडियन थेरी है, राइट। हाँ, आप ये कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इनमें से या फिर इसमें से कोई एक डायरेक्शन टाइम की चूज़ कर लो, लेकिन वो किस ग्राउंड पे हम चूज़ कर रहे हैं, ये इतना अच्छा कोई ग्राउंड जो है वो है नहीं। लेकिन जो रेडियल क्वांटाइजेशन है वो आपको एक रीज़न देती है और ये डिसाइड करने का कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो टाइम डायरेक्शन होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ इंट्यूशंस जो हैं वो दरअसल हासिल करना बड़ा आसान है रेडियल क्वांटाइजेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने हैमिल्टोनियन समझना हो कि थ्योरी का हैमिल्टोनियन क्या होना चाहिए, तो वो बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज हमें पता है कि हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम ट्रांसलेशंस का जनरेटर होता है। लेकिन अगर टाइम का कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन करना ही मुश्किल है एक प्लेन के अंदर, तो टाइम ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा। तो रेडियल क्वांटाइजेशन जो है वो प्लेन से स्टार्ट नहीं करता, वो स्टार्ट करता है एक सिलेंडर से। तो सपोज़ करो कि आपके पास एक सिलेंडर है इस तरह से, और सिलेंडर को जो कंसिडर करने की जो मोटिवेशन है वो ये है कि सपोज़ करो कि आपके पास एक ओपन स्ट्रिंग है अगर, और वो मूव करे अगर, तो उसकी जो वर्ल्ड शीट है, सॉरी ओपन स्ट्रिंग कह रहा हूँ मैं, क्लोज्ड स्ट्रिंग हो अगर आपके पास, और वो मूव करे, तो उसकी जो वर्ल्ड शीट है इट्स टोपोलॉजिकली द सेम एज अ सिलेंडर। ठीक है, ओके। सो अब अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ये एक क्लोज्ड स्ट्रिंग मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो डायरेक्शन होनी चाहिए ये टाइम डायरेक्शन होनी चाहिए नीचे से ऊपर। इसको हम कहेंगे एक्स नॉट डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है जो कि कॉम्पैक्ट डायरेक्शन है इस तरह वाली, ये है x1 डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये देखना बड़ा आसान है कि x1 में मैं अगर 2 पाई ऐड कर दूं, ठीक है, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि x1 जो है वो 0 से 2 पाई है। ठीक है, और तो वो आइडेंटिफाइड है x1 के साथ, क्योंकि अगर मैं किसी जगह से स्टार्ट करूँ और एक रोटेशन लेके वहीं वापस आ जाऊँ तो वो सेम पॉइंट है, कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है वो। ओके, सो अब मैं ये करूँगा कि इस सिलेंडर के ऊपर एक कोऑर्डिनेट डिफाइन करूँगा, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, जो कि है W जो है उसकी डेफिनेशन है x0 प्लस आई टाइम्स x1, और x1 की इस आइडेंटिफिकेशन की वजह से ये देखना बड़ा आसान है कि W में मैं अगर ऐड कर दूँ 2 पाई n i, जहाँ पे n एक इंटीजर है, ये मैंने पहले लिखा नहीं था, n एक इंटीजर है, तो ये आइडेंटिफाइड है W के साथ। ये दरअसल इसलिए है क्योंकि x1 जो है अगर मैं इसमें 2 पाई n ऐड कर दूं तो वो x1 ही रहता है, और यहाँ पे भी n कोई भी इंटीजर है। ओके, तो अब आप यहाँ से अगर थ्योरी स्टार्ट करते हो तो प्लेन कहाँ से लाओगे आप इसमें? प्लेन इस तरह से लाओगे कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ये है, हमें पता है कि प्लेन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट अबाउट z है, तो z कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन करूँ अगर मैं कि e टू द पावर w, तो वो होगा e टू द पावर x1 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर i टाइम्स x1। अब हमें पता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई टू द पावर i थीटा के तौर पे लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसकी ये फॉर्म जो है ये कंपेयर करो इस फॉर्म से, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x0 बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, r बढ़ेगा यानी कि, और जैसे जैसे x0 कम होगा तो r कम होगा। तो चूँकि x0 को हमने टाइम डायरेक्शन कहा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम डायरेक्शन के बढ़ने का मतलब है कि आप प्लेन में ज़्यादा रेडियस पे जाते जाओ। तो जैसे कि हमारी इनिशियली मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि हम x या y डायरेक्शन को टाइम कह दें, वो इंट्यूशन यहाँ पे सही नहीं थी, बल्कि सही इंट्यूशन ये है कि ज़्यादा रेडियस पे अगर आप जाते जाओगे तो वो ज़्यादा टाइम की तरफ आप जाते जाओगे। दूसरी बात ये कि जो थीटा है वो बिल्कुल सूटेबल है x1 के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज x1 जो है वो भी 0 से 2 पाई तक है, और थीटा जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वो भी 0 से 2 पाई तक ही होता है। तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि अगर एक और बात ये कि हमने चूँकि x1 को कहा था कि ये स्पेस है, तो इट्स अ कॉम्पैक्ट स्पेस, ठीक है, और x0 जो है कि टाइम है,
तो x1 जो कि एक स्पेस है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये टोटल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 डायमेंशनल स्पेस है ये, और 1 डायमेंशनल टाइम यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम सिलेंडर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि एट अ पर्टिकुलर रेडियस जो सर्कल बनता है वो दरअसल कॉरेस्पॉन्ड करता है टोटल स्पेस को एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम का मतलब है एट अ पर्टिकुलर रेडियस। तो अगर इन सब रियलाइजेशंस को मैं फॉर्मली लिखूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि अगर ये z कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस का मतलब है इंक्रीजिंग टाइम की इंट्यूशन आप इस तरह से ले सकते हो। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये टाइम डायरेक्शन नहीं है, अभी भी स्पेस डायरेक्शन ही है, इट्स अ यूक्लिडियन स्पेस। लेकिन आप भी कह सकते हो कि जो इंक्रीजिंग रेडियस है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंक्रीजिंग टाइम। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास एक हमारे पास एक फिक्स्ड रेडियस हो तो इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट एंगुलर कोऑर्डिनेट वो थीटा है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, लेकिन इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू x1 जो कि सिलेंडर के ऊपर x1 था, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप ये भी देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो जो ये कहते हैं टोटल स्पेस है वो एक तरह से इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जब टाइम नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव टाइम को हमने कहा हुआ है x0, तो जब x0 बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट पे, तो वो कौन सा पॉइंट है या सेट ऑफ पॉइंट्स है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो कि टाइम और नेगेटिव इन्फिनिटी पर टाइम को कॉरेस्पॉन्ड करता हो। वेल आप देख सकते हो कि अगर x0 जो है इट अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये है कि जो z है इसकी डेफिनेशन ये है इस तरह से, इट अप्रोचेज ज़ीरो बिकॉज e टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जितनी भी स्पेस थी वो सारी की सारी कोरिस्पॉन्ड करती है इस एक सिंगल पॉइंट एट द ओरिजिन पे। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है वो इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में फिक्स टाइम स्लाइसेस होते हैं। लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी पे जो स्पेस है टोटल सिलेंडर पे वो कॉरेस्पॉन्ड करती है ओरिजिन पे, और ओरिजिन को कॉरेस्पॉन्ड करती है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी हम बाद में बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी बात ये कि जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उसका मतलब ये है कि आप एक इन्फिनिटली बिग सर्कल पे चले गए हो, ठीक है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हमने पहले जब कन्फॉर्मल ग्रुप पढ़ रहे थे, हम ग्लोबल कन्फॉर्मल ग्रुप, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि हम जो पॉइंट एट इन्फिनिटी है उसको अपनी थ्योरी के अंदर लाना चाहते हैं। तो हमने ये कहा था कि हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक रीमान स्फीयर के तौर पे देखेंगे। तो जब आप हमारी स्टडी में कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में सोचो तो आपको एक्चुअली सोचना चाहिए रीमान स्फीयर के ऊपर, बिकॉज हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स प्लेन टोटल जो है उसको आप मैप कर सकते हो रीमान स्फीयर पे, राइट। तो पॉइंट एट इन्फिनिटी जो है वो नॉर्थ पोल पे होता है और पॉइंट एट ज़ीरो जो है वो बिल्कुल नीचे साउथ पोल पे होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो जब सिलेंडर पे बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी टाइम होगा तो वो कॉरेस्पॉन्ड करता है इस पॉइंट को, यानी कि पॉइंट एट ज़ीरो को। और जब बिल्कुल सिलेंडर पे पॉजिटिव इन्फिनिट टाइम होगा तो वो कॉरेस्पॉन्ड करता है इस टाइम को, यानी कि टाइम कह रहा हूँ, इस पॉइंट ऑन रीमान स्फीयर को, ठीक है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि अब हमें पता लग गया है कि टाइम का मतलब है इंक्रीजिंग रेडियस, इंक्रीजिंग टाइम का मतलब है इंक्रीजिंग रेडियस। तो इंक्रीजिंग रेडियस की कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करती है? हमें पता है कि ये डायलेशंस करती हैं। हमने जब स्टडी किया था ग्लोबल कन्फॉर्मल ग्रुप को तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो डायलेशंस हैं वो दरअसल रेडियस बढ़ा देती हैं। तो हमने ये भी देखा था वहाँ पे जब हम ग्लोबल कन्फॉर्मल ग्रुप को पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो डायलेशंस का जनरेटर है वो कुछ यूँ था L0 प्लस L0 बार, ठीक है। तो ये वो जनरेटर है जो कि डायलेशंस को परफॉर्म करता है। बट हमने देखा कि इंक्रीजिंग रेडियस का मतलब है इंक्रीजिंग टाइम, तो ये हैमिल्टोनियन होना चाहिए, क्योंकि हैमिल्टोनियन इज़ नथिंग बट द जनरेटर ऑफ टाइम ट्रांसलेशंस। तो आप ये कह सकते हो कि ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑन प्लेन कर लो सिर्फ, या फिर इफेक्टिवली ऑन रीमान स्फीयर, हैमिल्टोनियन जो है H ये है L0 प्लस L0 बार, ठीक है। मैं बहुत आपको
इंपॉर्टेंट बात बताऊँ वो ये है कि सिलेंडर पे हैमिल्टोनियन ये नहीं है। सिलेंडर पे हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक जो विरासोरो जनरेटर्स हैं इनकी बात की है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो हम अभी सिर्फ प्लेन की बात कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे प्लेन लिखना चाहिए। हैमिल्टोनियन ऑफ द प्लेन इज़ एल नॉट प्लस एल नॉट बार। दूसरी बात ये है कि हमने जैसे कि अभी देखा कि एक फिक्स्ड रेडियस के ऊपर जो तमाम के तमाम पॉइंट्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम को। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने अगर स्पेस में मूव करना है तो इसका मतलब ये कि आप सर्कल पे मूव कर रहे हो एट अ फिक्स्ड रेडियस। इसका मतलब है कि आप रोटेशंस परफॉर्म कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस ट्रांसलेशंस हैं दे कॉरेस्पॉन्ड टू रोटेशंस। तो हमने ये भी देखा था जब हम कन्फॉर्मल ग्रुप को स्टडी कर रहे थे 2 डायमेंशंस के अंदर कि जो रोटेशन जनरेटर होता है, रोटेशन जनरेटर, वो होता है एल नॉट माइनस एल नॉट बार मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है। लेकिन जो अगर रोटेशंस कॉरेस्पॉन्ड करती हैं स्पेस में ट्रांसलेशंस को, तो हमें पता है कि जो रोटेशन जनरेटर है वो होना चाहिए मोमेंटम ऑपरेटर या फिर मोमेंटम जनरेटर कहना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है दैट्स द जनरेटर ऑफ स्पेस ट्रांसलेशंस। तो ऑन प्लेन जो मोमेंटम जनरेटर है जिसको हम ज़्यादातर पी से लिखते हैं और उसको प्लेन लिखना चाहिए ऊपर, प्लेन दैट्स इक्वल टू आई टाइम्स एल नॉट माइनस एल नॉट एल नॉट बार, ठीक है। तो हमने ये दो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो हैं या इम्पॉर्टेंट जनरेटर्स, एक ही बात है, इनकी रियलाइजेशन हमने देख ली है विरासोरो जनरेटर्स के टर्म्स में, ठीक है। मोमेंट के जो एल नॉट प्लस एल नॉट बार है उसको आप हैमिल्टोनियन के तौर पे ले सकते हो, और जो मोमेंटम है उसको आप लिख सकते हो आई टाइम्स एल नॉट माइनस एल नॉट बार। सो इसलिए रेडियल क्वांटाइजेशन ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ टाइम। ओके, सो अब एक और टॉपिक की तरफ मैंने जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक और ज़रूरी बात करूँ, और वो ये है कि सिलेंडर पे हमने जो कोऑर्डिनेट रखा था दैट वाज डब्ल्यू, और ऑब्वियसली उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्राइम कोऑर्डिनेट जो कि एक्चुअली इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि हम कई दफ़ा एज्यूम करते हैं कि जेड जेड बार या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू बार जो है काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट है। एनीवे, सो हम किसी भी एक फील्ड को जो कि सिलेंडर पे लिव करती है, जो कि सिलेंडर पे रहती है, उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार ऑब्वियसली, और उसकी हम फोरियर एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो सपोज़ करो कि एक फील्ड है फाई, और ये ऑब्वियसली डिपेंड करती है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार पे बिकॉज ये सिलेंडर के ऊपर रहती है। तो इसकी अगर मैं फोरियर एक्सपेंशन लिखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, e टू द पावर i टाइम्स एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू, e टू द पावर i एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू बार, और साथ में मैं इनके कोएफिशिएंट्स लिखता हूँ जिसको मैं लिखूँगा फाई एन एम, और ऑब्वियसली n और m जो हैं ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो ये एक आप फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अगर आप कोई एक्सपेंशन लिखोगे तो वो इस तरह से होगी। अब कन्वेंशनली इनको माइनस लिखा जाता है, इट डजेंट मैटर राइट, बिकॉज दे कैन बी एनी इंटीजर्स। और दूसरी बात ये कि ये जो m है इसको कन्वेंशनली m बार लिखा जाता है। m बार इज स्टिल एन इंटीजर, बट यहाँ पे सिर्फ इसको इसलिए बताया लिखा जा रहा है बार के टर्म्स में ताकि हमको याद रहे हमें कि ये m बार जो है ये w बार के साथ आता है, लेकिन ये भी अभी भी इंटीजर है जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, सो अब आप एक चीज़ नोट करो, वो ये है कि अगर मैं चाहूँ कि ये पता करूँ कि ये जो फील्ड है ये प्लेन पे किस तरह से होगी, प्लेन में क्या एक्सपेंशन होगी इस फील्ड की। और एक और बात ये है कि मैं अभी तक मैंने बात कही नहीं है ये कि फाई जो है ये प्राइमरी फील्ड है, ये बहुत ज़रूरी है राइट। फाई जो है एक प्राइमरी फील्ड है। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक प्राइमरी फील्ड रहती है सिलेंडर के ऊपर, तो उसकी एक्सपेंशन सिलेंडर में हमने देख लिया, तो प्लेन पे एक्सपेंशन क्या होगी उसकी। वेल ऑब्वियसली उसमें हमें देखना पड़ेगा कि फील्ड ट्रांसफॉर्म कैसे करती है, और ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स भी ट्रांसफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसी को अगर लिख लूँ जेड के टर्म्स में राइट, और फिर मैं देखूँ कि फील्ड ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो अब अगर आपको याद हो तो जेड जो है वो है e टू द पावर w, तो इसको यूज़ करके मैं कह सकता हूँ कि फाई डब्ल्यू डब्ल्यू बार दिस इज़ इक्वल टू एन एम बार, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स। तो e टू द पावर माइनस आई है, e टू द पावर w जो है वो z हो जाएगा, बल्कि एक मिनट सॉरी आई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, आईज नहीं आने चाहिए हाँ, क्योंकि w जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ है। सो
इट विल बी इक्वल टू z टू द पावर माइनस n, और z बार, क्योंकि अगर आप याद करो तो z बार जो है वो होना चाहिए ऑब्वियसली e टू द पावर w बार, अगर z जो है वो e टू द पावर w है, तो z बार पावर माइनस m बार। अच्छा, ये इसमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक बार है और एक माइनस है, ठीक है, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय दीज कोएफिशिएंट्स n एंड m, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने इसको अभी तक सिर्फ लिखा है उसकी टर्म्स में, z की टर्म्स में, लेकिन अभी तक मैंने फील्ड को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तो चूँकि फाई एक प्राइमरी फील्ड है तो इसको ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना चाहिए, हमें याद है कि प्राइमरी फील्ड्स का फार्मूला क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। सो वो कुछ इस तरह से होगा, और इस फील्ड की कन्फॉर्मल डिमेंशन सपोज करो h डिमेंशंस h और h बार हैं, तो ये आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन है फील्ड की फ्रॉम w कोऑर्डिनेट्स टू z कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये डेरिवेटिव्स पता करने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो z चूँकि e टू द पावर w है, इसका मतलब ये है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल w जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल है, तो e टू द पावर w, बट इट्स स्टिल z, ठीक है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि पार्शियल z बार ओवर पार्शियल w बार जो है वो है z बार, ठीक है, कुछ नया नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फाई फील्ड है w कोऑर्डिनेट्स में, दैट्स z पावर h मल्टीप्लाइड बाय z बार पावर h बार टू फाई z बार। इसका मतलब ये है कि फाई z बार अगर मुझे पता करना है कि ये क्या है, तो मुझे इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएंगी पावर्स अब, क्योंकि वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास फाई w बार का एक्सप्रेशन तो पड़ा हुआ है z की टर्म्स में, जो कि ये है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूज़ करूं तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये है समेशन, मैं ये बल्कि बाहर ही लिख लूँ पहले, z बार माइनस h बार समेशन ऑन n एंड m बार z माइनस n z बार माइनस m बार फाई एंड m बार। तो इसको अगर मैं अंदर ले जाऊँ समेशन के, तो ये कुछ यूँ बनता है, माइनस n माइनस h माइनस m बार माइनस h बार, राइट। तो ये है एक्सपेंशन एक प्राइमरी फील्ड की जो कि प्लेन पे है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एक प्राइमरी फील्ड अगर हो प्लेन पे z बार की टर्म्स में, तो वो इस तरह से एक्सपेंड की जा सकती है। राइट, तो अभी तक हमने ये देखा है कि एक अगर रेडियल क्वांटाइजेशन अगर हम करें तो हम मोमेंटम और हैमिल्टोनियन की सेंस बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम एक फील्ड, प्राइमरी फील्ड जो कि सिलेंडर पे रहती है, उसकी एक्सपेंशन अगर हम फॉरियर एक्सपेंशन लिखें तो उसकी फॉरियर एक्सपेंशन प्लेन पे किस तरह से होती है, हमने वो भी देखा है, राइट। तो अब अगली वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन को एक्चुअली एड्रेस करेंगे, और वो ये है कि अगर इन और आउट स्टेट्स जो हैं, यानी कि सिलेंडर पे अगर नेगेटिव इन्फिनिटी पे कोई इन स्टेट्स हैं, यानी कि एक तरह से स्कैटरिंग स्टेट्स आप कह सकते हो, इन स्टेट्स और आउट स्टेट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर, पॉजिटिव इन्फिनिट टाइम के ऊपर, वो किस तरह से लिख सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ दीज फील्ड्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज की, मैं सिर्फ उनको मेंशन करूंगा, उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।